हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स एंड फैंटम लिम्ब। तो गाइस, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ फर्दर सब टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर पोटेंशियल और उससे रिलेटेड एक और क्लिनिकल कोरिलेवेंस है जो कि फैंटम लिम्ब का है। तो ये कुछ चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। Coming to the introduction of the topic, what are receptors? Input to the nervous system is provided by sensory receptors that detect such sensory stimuli as touch, sound, light, pain, cold and warmth. मतलब बेसिकली रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो इनपुट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन के पास खुद के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो अपना सराउंडिंग है, जो आउटर वर्ल्ड है, उससे कुछ चीज़ परसीव कर सके। तो उसने क्या, ये छोटे छोटे अपने रिसेप्टर्स की मदद ली। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये आउटर वर्ल्ड को परसीव करते हैं। आउटर वर्ल्ड परसीव करेंगे और वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो वो ब्रेन पे जाएगी और ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे लाइट का रिसेप्टर्स क्या होता है, आँखों में रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं, वो लाइट को परसीव करते हैं। टच के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, आपके स्किन के नीचे टच के रिसेप्टर्स होते हैं, वो टच को परसीव करते हैं और वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो यही है कि रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनपुट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द ब्रेन। फिर क्या है, दे आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन द सेंसरी नर्व एंडिंग और सेल्स। मतलब जो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, वो नर्व एंडिंग के एंड में होते हैं अपने रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपन उसकी स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल एक पेसिनियन कॉर्पस्कल होता है, वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, प्रेशर को डिटेक्ट करता है वो। तो अपन उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है और कैसे वो नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट होता है, कैसे अपना काम करता है। फिर थर्ड आ जाते हैं डिटेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब अपन इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि कोई इंटरनल स्टिमुल रिसेप्टर है कि कोई एक्सटर्नल रिसेप्टर है। इंटरनल रिसेप्टर क्या करेगा, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को वो रिसेप्ट परसीव करेगा और वो ब्रेन को अकॉर्डिंगली सिग्नल भेजेगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है, एक्सटर्नल रिसेप्टर क्या करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करेगा। फॉर एग्जांपल लाइट हो गई, साउंड हो गया, उसको परसीव करेगा और फिर ब्रेन को उस अकॉर्डिंग वो सिग्नल भेजेगा। और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्ट स्टिमुलस इनटू नर्व इम्पल्स। इसको सेंसरी ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। ट्रांसडक्टर एक डिवाइस होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, वो सन रेज जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यही काम करते हैं अपने रिसेप्टर्स। अब सारे रिसेप्टर्स अलग अलग चीज़ को परसीव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सा कोई टच रिसेप्टर है, अब वो टच को परसीव करेगा, लेकिन वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा, वो एक नर्व इम्पल्स के थ्रू भेजेगा। मतलब एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा वो कि जो कि नर्व में ट्रेवल होगी, वो फिर ब्रेन तक जाएगी। ऐसी कोई वो उसके पास कोई ऐसा कोड वोड नहीं है कि यार इतना टच आया तो मैं इसको बाइनरी कोड में भेज दूँ या फिर कोई ऐसा मोड्स कोड में भेज दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास ये है कि उसने टच को परसीव करा, वो टच जो परसीव हुआ वो फर्दर वो मैकेनिज़्म से होते हुए फर्दर मैकेनिज़्म के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर नर्व के थ्रू कंडक्ट होते हुए ब्रेन तक चली जाएगी। तो इसे कहते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन, जो कि ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है रिसेप्टर्स की। इसको अपन आगे और फर्दर डिटेल में कवर करेंगे। अब अपन आ जाते हैं, एक क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बेस्ड ऑन द लोकेशन। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। जैसा कि मैंने बताया, एक्सट्रो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे टच, पेन, टेम्परेचर। और इंट्रो रिसेप्टर्स होते हैं रिस्पॉन्ड टू इंटरनल स्टिमुलाई लाइक स्ट्रेच एंड बैरो रिसेप्टर्स। तो ये क्या, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं इंट्रो रिसेप्टर्स। एक्सट्रो रिसेप्टर बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, जैसे टच हो गया, साउंड हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये खुद ब खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या काम करते हैं। और एट दी एंड जाते हैं अपन प्रोप्रियोसेप्टर्स पे। ये क्या करते हैं, बॉडी के पोजीशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन में मदद करते हैं।
प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि आप एक बॉडी के बाहर एक 3D स्पेस है आपकी, फॉर एग्जांपल आपका रूम है, 3D स्पेस है, और अगर आप आंखें बंद कर लें तो आपको पता है बॉडी कैसे है आपके, मतलब लेग्स का अभी प्लेसमेंट कहाँ पर है, आपके जॉइंट्स फ्लेक्स्ड हैं कि एक्सटेंडेड हैं, ये सब आपको नॉलेज रहता है। अनकॉन्शियसली आपको पता है, यदि अभी आपको राइट अवे मैं बोल दूँ आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपका हैंड्स का मुझे प्लेसमेंट बताइए कि उनकी जगह कहाँ है अभी, कौन सा मसल फ्लेक्स्ड है, कौन सा एक्सटेंडेड है, कौन सा जॉइंट फ्लेक्स्ड है, कौन सा एक्सटेंडेड है, तो आप बहुत आसानी से बताएंगे, क्योंकि ये प्रोप्रियोसेप्शन का जो काम है ये प्रोप्रियोसेप्टर्स बखूबी कर रहे हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रोप्रियोसेप्शन करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? वो बॉडी का मूवमेंट और पोजीशन बताते हैं वो। और इसमें भी अपने दो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये दोनों बेसिकली, ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रोप्रियोसेप्शन की ही नॉलेज देते हैं ब्रेन को। अब अपन आ जाते हैं एक और टाइप का है अपना क्लासिफिकेशन, जो कि है बेस्ड ऑन द स्टिमुलस मॉडलिटी। स्टिमुलस मॉडलिटी क्या होता है? एक अपना प्रिंसिपल सेंसेशन होता है, फॉर एग्जांपल पेन हो गया, टच हो गया, साइड साउंड, ये इसी को कहते हैं अपन मॉडलिटी ऑफ सेंसेशन। मतलब कोई एक जो प्रिंसिपल सेंसेशन है उस उसके बेसिस पे अपन ने रिसेप्टर्स को डिवाइड करा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है अपना मैकेनो रिसेप्टर्स, जो कि टच, प्रेशर और वाइब्रेशन को परसीव करते हैं। मतलब जो अपना इसमें जो प्रिंसिपल सेंसेशन है वो है अपना कोई मैकेनिकल फोर्स है अपनी प्रिंसिपल सेंसेशन। सेकंड आ जाते हैं अपन थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि हीट एंड कोल्ड को सेंस करते हैं, तो इसमें अपना प्रिंसिपल सेंसेशन क्या है? टेम्परेचर। अब थर्डली नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करेंगे? पेन को। फोटो रिसेप्टर्स जो कि अपने रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं कोन सेल्स और रॉड सेल्स, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लास्ट आ जाते हैं अपन कीमो रिसेप्टर, जो कि टेस्ट, स्मेल, ऑस्मोलैलिटी, एट्रियल ऑक्सीजन, इन सब को डिटेक्ट करते हैं। तो यार गाइस बेसिकली ये सारे नाम है ना, बताऊँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बस इसमें एक ये नोसिसेप्टर्स है जो कि पेन के लिए पेन को परसीव करता है। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? पेन है ना, कोई आपको पेन दे रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? नो नो, आप मुझे पेन मत दो। तो यार ये बहुत सिली सा है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब जो अपने मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उसमें भी फर्दर क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि स्पेशली प्रेजेंट होते हैं स्किन में, है ना। तो ये थोड़ा सा और डिटेल है। वैसे आपको बहुत अनलाइकली है कि एग्ज़ाम में पिन पॉइंट करके पूछेंगे कि इस रिसेप्टर क्या परसीव करता है, या फिर क्या सेंसेशन ये परसीव करता है, इसका नाम बताओ या फिर इसका वो बताओ, तो ये बहुत अनलाइकली है। तो अपन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर लेंगे। तो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स क्या हैं? ये स्किन रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट करते हैं टच को, प्रेशर को, वाइब्रेशन, टेम्परेचर एंड पेन। अब क्यूटेनियस रिसेप्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें। इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल तो याद नहीं रखना है, आपको एक याद रखना है, वो बताऊंगा कौन सा है। जैसे ये फ्री नर्व एंडिंग है, ये पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच के लिए सेंस, इन तीनों चीज़ों को सेंस करता है। मैकल डिस्क, ये सारे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ किसके, ये क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं सारे। फाइन टच और टेक्सचर को सेंस करता है। मिजनस कॉर्पसल लाइट टच और फ्लटर को सेंस करता है। पेसिनन कॉर्पसल डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करता है। अब आपको जो ध्यान रखना है ये है पेसिनियन कॉर्पसल। पेसिनियन कॉर्पसल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अपन रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो पेसिनियन कॉर्पसल एक आइडियल रिसेप्टर है उसको स्टडी करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, इसलिए पेसिनियन कॉर्पसल पे अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। और रफीनी एंडिंग, ये स्किन स्ट्रेच और प्रेशर को सेंस करती हैं। और हेयर फॉलिकल रिसेप्टर लाइट टच और हेयर मूवमेंट को। तो गाइस ये मतलब बहुत अनलाइकली है कि आपसे पूछेंगे कि चलो बताओ रफीनी एंडिंग क्या सेंस करती है, ये बहुत अनलाइकली है, तो इसलिए अपन ने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया। और जैसा कि मैंने सारे नीचे डायग्राम दे रखे हैं, टेक्टाइल हेयर का जो रिसेप्टर्स होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर, मिजनस कॉर्पसल, पेसिनियन कॉर्पसल और रफीनी एंडिंग। और राइट हैंड साइड में पर में डायग्राम दे रखा है कैसे सब एक नर्व से जुड़े हुए हैं, और कोई सा भी सेंसेशन आता है वो सेंसेशन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और वो नर्व के थ्रू वो ब्रेन के रिस्पेक्टिव एरिया तक पहुंच जाती है।
अब गाइस अपन आ जाते हैं इस टॉपिक के मेन पार्ट पे, रिसेप्टर पोटेंशियल। तो जो रिसेप्टर पोटेंशियल है ना, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है ऑफ रिसेप्टर्स। लेकिन इसको अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको अपन डिस्कस कर लेंगे तो बाकी का चीज़ें आसान हो जाएगी, और इस पे बेसिकली क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए रिसेप्टर्स पोटेंशियल अपन अलग से कर रहे हैं। तो रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है? ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो जनरेट करते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल एंड लीड टू क्रिएशन ऑफ इम्पल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई सा भी रिसेप्टर है वो जो आउटर वर्ल्ड को परसीव कर रहा है, वो ब्रेन, वो कुछ भी परसीव कर रहा है वो ब्रेन को भेजेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही भेजेगा वो। और ब्रेन के अगर उस एरिया को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंची तो वो समझ जाए, जैसे ब्रेन का एरिया है जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टच को परसीव करता है। अगर उस ब्रेन के एरिया तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंची तो ब्रेन को समझ आ जाए, बॉडी को समझ आ जाए कि मुझे किसी ने टच करा है। यदि ब्रेन के जैसे ऑसिपिटल लोब में अपना विजन का एरिया होता है, अब जैसे उस लोब में, मतलब उस विजन के एरिया में यदि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंची तो ब्रेन ना चाहते हुए भी समझ जाएगा कि यार कुछ ना कुछ मैंने, बॉडी ने देखा है, आइज़ ने कुछ देखा है। तो impulse travel along the nerve fiber and reach the brain within the specific area where signals are interpreted. वहाँ सिग्नल इंटरप्रेट होते हैं, फिर भले ही वो सेंसेशन कोई सा भी टाइप का सेंस, कोई सा भी, और मैंने बताया जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स थे जो कि मैकेनिकल स्टिमुलाई को परसीव कर रहे थे, वो कुछ भी परसीव कर रहे हो, थर्मो रिसेप्टर्स हो, किसी भी टाइप के स्टिमुलस को परसीव कर रहे हो, वो एट दी एंड ब्रेन तक जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ही। और पेसिनियन कॉर्पसल्स आर स्टडीड एज एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर फंक्शन। अब अपन पेसिनियन कॉर्पसल को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे रिसेप्टर। देखो, एक तो होता है नर्व इम्पल्स, जब कंडक्ट जनरेट होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट वहाँ होता है, लेकिन रिसेप्टर के अंदर ही एक रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है। अब अपन उसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और वो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है, वो ब्रेन तक ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अपन आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर्स आर एक्साइटेड बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, केमिकल एप्लीकेशन, टेम्परेचर चेंज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स बेसिकली कैसे भी एक्साइट करे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे रिसेप्टर कोई सा भी स्टिमुलस ले सकते हैं। मैकेनिकल रिसेप्टर, जो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से जैसे क्या होगा, वो रिसेप्टर की मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर देंगे, उससे क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगी। केमिकल एप्लीकेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर्स के अंदर की आयन चैनल की एक्टिविटी बढ़ा देगा या कम कर देगा। टेम्परेचर चेंज क्या होगा, वो रिसेप्टर्स में जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी परमेबिलिटी मॉडिफाई कर देगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंज इज मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इसमें लाइट है। तो कॉमन मैकेनिज्म क्या है? कॉमन मैकेनिज्म यही है कि ऑल मेथड्स कॉज चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी लीडिंग टू आयन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अ चेंज इन ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि आप भले ही कोई सा भी स्टिमुलस दे दो, एट दी एंड उसका काम क्या होगा, उसका काम रिसेप्टर में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको जनरेट करना है, वहाँ से वो एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट करेगा जो कि फिर आगे जाके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट करेगा। और वो जो मेम्ब्रेन, जो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा वो कोई किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मैकेनिकल तरीके से हो सकता है, केमिकल तरीके से हो सकता है, टेम्परेचर चेंज से हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो किसी भी चेंज, वो रिसेप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अपन पेसिनियन कॉर्पसल पढ़ेंगे जो कि एक मैकेनो रिसेप्टर है, वो क्या है, उसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होगा ना तो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जो टेम्परेचर चेंज होते हैं, जो अपने जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे क्या, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है रिसेप्टर के अंदर। उससे क्या होता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, और फिर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके अपने एक्टिविटी ब्रेन तक पहुँच जाती है। तो एट दी एंड यही है कि एट दी एंड आपको रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करना है। अब अपन आ जाते हैं डिटेल में कि पेसिनियन कॉर्पसल कैसे काम करता है, और यही एक रेफरेंस है अपना कि कैसे
रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है। तो पहले तो पेसिनियन कॉर्पस्कल का अपन स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है सेंट्रल नर्व फाइबर इनसाइड मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक कैप्सूल लेयर। तो पेसिनियन कॉर्पस्कल एक अराउंड 1 mm का एक छोटा सा रिसेप्टर, 1 mm मतलब बहुत छोटा हो गया, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ अ सैंड ग्रेन। जब इतना छोटा रिसेप्टर होता है ये, और डीप इनटू द स्किन होता है ये। और इसमें भी क्या होता है, इसके बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट साइड में लोअर वाला डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। ऐसा लग रहा है कि अपन ने ऑनियन को हाफ काट दिया, फिर उसकी अपन लेयर्स देख रहे हैं। तो पेसिनियन कॉर्पस्कल ऐसा होता है, अराउंड 1 mm का होता है ये। इसमें क्या होता है, इसके जो अंदर तक एक अपना नर्व फाइबर एम्बेडेड होता है, इसके सेंटर तक जा रहा होता है। और उस नर्व फाइबर में एक खासियत होती है कि जो अंदर तक जा रहा होता है, जो नर्व फाइबर सेंटर तक गया है, उसके अंदर माइलिन शीट नहीं होती, और फिर उसके बाद वाले जो नर्व फाइबर कंटिन्यू होता है उसमें माइलिन शीट होती है। तो उसके सेंटर में माइलिन शीट नहीं होती, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी जो पेसिनियन कॉर्पस्कल में जैसे कोई कंप्रेशन हुआ, जैसे पेसिनियन कॉर्पस्कल अपना प्रेशर परसीव कर रहा है, तो कहीं से भी उस पर प्रेशर पड़ा तो क्या होगा, वो प्रेशर उसको डिफॉर्म करेगा। जो सेंट्रल की अनमाइलिनेटेड टिप है नर्व फाइबर की, उसको डिफॉर्म करेगा। उससे क्या होगा, उससे सेकंड स्टेप ये होगी कि रिसेप्टर पोटेंशियल मैकेनिज्म अपन आ जाते हैं कि कैसे वो जो डिफॉर्मेशन हुआ है उससे रिसेप्टर पोटेंशियल बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अपन ने पेसिनियन, बाहर के एक्सटर्नल फोर्स ने पेसिनियन कॉर्पस्कल को कंप्रेस करा, उससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ नर्व एंडिंग। जो अपनी नर्व एंडिंग है, जो अपनी पेसिनियन कॉर्पस्कल में एम्बेडेड है, जिसमें जिसमें भी वो जो कि जिसमें अपना अनमाइलिनेटेड टिप है, बाकी पूरे एंड पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, लेकिन एक टिप पे ही माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ नर्व एंडिंग होगी, और उससे क्या होगा, सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी। जो डिफॉर्म्ड एरिया है, जैसे सबसे बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था नर्व के बाहर, तो क्या हुआ, अब डिफॉर्मेशन हुआ, फिर उससे क्या हुआ, जो अपनी सोडियम चैनल थी वो ओपन हो गई, तो नर्व के बाहर जो सोडियम था वो नर्व के अंदर आ गया। वो नर्व के अंदर आ गया, तो अब नर्व के अंदर का जो चार्ज था वो पॉजिटिव हो गया, और नर्व के उस एरिया का चार्ज नेगेटिव हो गया जहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ था। अब क्या होगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज हो गया, एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे एक अपना एक सेल जैसा बन गया, जैसा आप अपना रिमोट का सेल होता है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि डिफॉर्म्ड एरिया पे चार्जेस हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि जो जहाँ पे माइलिन शीट शुरू हो रही है वहाँ पे अभी स्टिल नहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी, और जो नर्व के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वापस एक सर्किट को बनाएगा वो। मैं फिर से बता देता हूँ, जो अपना डिफॉर्म्ड एरिया है, आप लेफ्ट लोअर डायग्राम में देखिए, जो डिफॉर्म्ड एरिया है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बन गए एक जगह, और जहाँ पे अभी माइलिन शीथ है, नर्व फाइबर के जिस एरिया पे माइलिन शीथ है वहाँ ऑलरेडी बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक टर्म वो सेल जैसा काम कर रहा है अभी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, और एक अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएगा। तो ये सर्किट बनाएगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होगी। वो फर्दर जो अब जहाँ से माइलिन शीट के फाइबर शुरू जहाँ से फाइबर शुरू हो रहा है जिसमें माइलिन शीट है, वहाँ पे वो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चालू कर देगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, और वो एक्शन पोटेंशियल जंप होते 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 पूरी नर्व से पूरा वो ब्रेन तक पहुँच जाएगा। तो ये होता है इसका मैकेनिज़्म। एक बार अपन इसको पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, फिर वहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ नर्व एंडिंग हुई, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम आयन एंटर्स कॉजिंग पॉजिटिव रिसेप्टर पोटेंशियल, लोकल करंट फ्लोज टू द फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर। अब जो फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर है अपना, वहाँ पे लोकल करंट फ्लो हुआ, जैसा मैंने बताया आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव अपना एक सेल जैसा बन गया जो वहाँ पे करंट फ्लो हुआ।
और दिस ट्रिगर्स एक्शन पोटेंशियल विच ट्रेवल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब एक्शन पोटेंशियल एक बार जनरेट हो गया वो ब्रेन तक जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर होगी जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब और इसको मुलर्स लॉ भी कहते हैं, कोई भाई साहब होंगे मुलर्स, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी का नाम दिया स्पेसिफिसिटी ऑफ, उन्होंने मुलर्स लॉ दिया। मतलब कुछ नहीं है, एक जो अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए ही परसीव करेगा। वो ऐसा नहीं कि टच का रिसेप्टर अपना टेम्परेचर को भी परसीव कर रहा है, साउंड को भी परसीव कर रहा है, लाइट को भी परसीव कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो एक रिसेप्टर है वो खुद का ही काम करेगा, वो किसी और का काम नहीं करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसडक्टर क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसडक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलस एनर्जी टू नर्व इम्पल्स, यही ट्रांसडक्शन है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी अडाप्टेशन। अडाप्टेशन क्या है, इज द डिक्लाइन इन डिस्चार्ज इन सेंसरी इम्पल्स व्हेन द रिसेप्टर्स इज स्टिमुलेटेड कॉन्स्टेंटली with constant strength. It is also called sensory adaptation or desensitization. बेसिकली क्या होता है, जब आप एक रिसेप्टर को बार बार एक जैसा स्टिमुलस देते रहोगे तो फिर वो है ना कुछ टाइम बाद बोर हो जाएगा, वो नर्व इम्पल्स सेंड करना बंद कर देगा वो, या फिर कम कर देगा। तो उसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। इसका एक बहुत जनरल अपना डे टू डे एग्जांपल ये है कि जैसे अपन एल्डरली लोग होते हैं अपने घर पे, वो फॉर एग्जांपल आपके दादाजी हैं, उन्होंने 50s में कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करी और कुछ साल आते आते उनको अपनी ड्रग की डोजेज बढ़ानी पड़ी। अब वो क्यों बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जो आपके एक जो इनिशियल डोज था उस पर बॉडी अब डिसेंसिटाइज हो गई कि अब उस डोज पे काम नहीं हो रहा है, अब अपने को डोज बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जो एडिक्ट्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि जो सिगरेट एडिक्ट्स होते हैं वो उनको पहले एक सिंगल सिगरेट पीने पे ही उनको बहुत अच्छी किक मिलती है, लेकिन एट द टाइम जब वो फर्दर अलॉन्ग द टाइम जब वो बार बार वो एक ही सिगरेट पीते तो उनकी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है एक सिगरेट के लिए। तो उनको ऐसा लगता है मुझे 2 3 4 5 10 पूरा पैक ट्राई करना चाहिए अब। तो वही अपना प्रॉपर्टी रिसेप्टर्स के साथ भी है, वो अडाप्ट हो जाते हैं अगर उनको बार बार स्टिमुलस मिलता रहे। तो एक रैपिड अडाप्टेशन होता है, एक स्लो अडाप्टेशन होता है। रैपिड मतलब उसको रिसेप्टर को स्टिमुलेट करा, फिर अगले सेकंड वो अब स्टिमुलेट होना बंद हो गया, तो होता है रैपिड। और स्लो अडाप्टर्स, उनको आपने अभी मतलब उनको घंटों तक आप स्टिमुलेट करते रहो तो भी वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते रहेंगे। तो रैपिड अडाप्टिंग होगी अपने टच और प्रेशर रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल यदि आपने अपने अपनी जो कोई किसी ने आपको टच करके रखा है तो शुरुआत में आपको लगेगा यार कोई टच कर रहा है या फिर किसी ने टच, लेकिन यदि उसने टच करके रखा है, आपको अपना हाथ रख रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू आउट द नाइट यदि आपने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे रख दिया है तो ब्रेन को थ्रू आउट द नाइट सिग्नल नहीं जाएगा कि यार किसी ने अपना हाथ अपने हाथ पे रख रखा है। उसको एक टाइम बाद यार वो उसके लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगा रिसेप्टर, वो उसको ब्रेन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भेजना ही बंद कर देगा। स्लो अडाप्टिंग इसमें मसल स्पिंडल स्पेन और कोल्ड रिसेप्टर्स, मतलब ये सब जानते हैं। अब ठंड लग रही है तो ठंड तब तक लगती रहेगी आपको जब तक आपको एक सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको हिमालयस पे शिफ्ट कर दिया जाए तो आपको बहुत देर तक ठंड लगती रहेगी, बहुत टाइम तक, मतलब दिनों तक ठंड लगती रहेगी। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर वो रिसेप्टर्स आपके अडाप्ट हो जाएंगे। जैसे जो बाबा साधुज होते हैं जो हिमालय पे तपस्या करते हैं, उनके वो इतने दिन तक वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनके रिसेप्टर्स ही अब डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, फिर उनको ठंड लगना ही बंद हो जाती है। और ऐसे ही जो पेन मसल स्पिंडल है जो मैंने आपको बताया प्रोप्रियोसेप्शन में काम आते हैं, वो हर टाइम बॉडी को बताते रहते हैं कि अभी ये अपना बॉडी का अभी प्लेसमेंट कहाँ पर है, लेग्स का प्लेसमेंट, हैंड्स का प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो बताते रहते हैं। वो कभी वो अडाप्ट हो गए तो बॉडी को खुद तक कंट्रोल ही नहीं होगा कि वो कहाँ पर है। इसके साथ अपन आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, वेबर फेक्नर लॉ।
तो ये है इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स सेंसेशन ऑफ अ रिसेप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। मतलब बेसिकली ये कोई वेबर और वेगनर भाई साहब हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स टू इंक्रीज उन्होंने ये लॉ दिया कि अगर आपको ये, जिन्होंने लॉ अच्छे से पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, उनको ये आ जाएगा समझ में। तो उन्होंने ये दिया कि अगर आपको जो रिसेप्टर है, जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, यदि आपको उसको डबल करना है तो उसको जो स्ट्रेंथ का, जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है, उसको आपको 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। यानी 2 टाइम्स अगर आपको करना है तो स्टिमुलस को 10⁻², आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपको स्टिमुलस को 3 टाइम्स करना है तो, सॉरी, आपको यदि सेंसेशन को 3 टाइम्स करना है तो आपको स्टिमुलस को 10⁻³ टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लॉग फंक्शन पे चलता है। और एट दी एंड जब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है और उस पर जनरली क्वेश्चंस भी बनते हैं कि व्हेन अ सेंसरी पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज स्टिमुलेटेड ऑन एनी पर्टिकुलर साइट अलोंग इट्स कोर्स, द सेंसेशन कॉज्ड बाय स्टिमुलस इज ऑलवेज फेल्ट or referred at the location of receptor irrespective of site stimulated. This phenomena is known as law of projection. मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए नीचे डायग्राम भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एक रिसेप्टर प्रेजेंट है इंडेक्स फिंगर पे, उस पर आपको एक ठंडा पानी गिर रहा है और टच का सेंसेशन आ रहा है। अब वो क्या होगा, वो नर्व एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, वो थ्रू आउट द हैंड, और वो नर्व जाएंगे फिर आपकी बीच में मैंने बना रखा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चला जाएगा। तो अगर वो ब्रेन के किसी एरिया में जाएगा जो कि टच के लिए परसीव करेगा, इसमें यह है कि जो थ्रू आउट द पाथवे है, अगर मैंने इसमें बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करके वो ब्रेन तक इम्पल्स पहुंचा दी, तो ब्रेन को लगेगा कि वो सिग्नल आ रहा है रिसेप्टर से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाथ और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मैंने एक नर्व बनाई है, यदि मैंने नर्व को वहीं पे स्टिमुलेट करके वहाँ से सिग्नल भेज दिया ब्रेन पे, तो ब्रेन को लगेगा कि मेरे मेरे हाथ के इंडेक्स फिंगर्स पे वो टच का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यही है कि व्हेन अ सेंसरी पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज स्टिमुलेटेड ऑन एनी पर्टिकुलर साइट along its course, the sensation caused by stimulus is always felt at the location of receptor irrespective of site stimulated। मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। और इसी बेसिस पे अपना एक क्लिनिकल कोरिलेवेंस भी बनता है, वो है फैंटम लिम्ब। तो फैंटम लिम्ब में क्या है, एक बार मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ। अब जैसे समझिए कि आपका सर्जन ने ये हाथ एम्पूटेट कर दिया, मतलब आपका कोई इन्फेक्शन या फिर कोई एक्सीडेंट के कारण आपका ये हाथ काटना पड़ा। तो अब हाथ के रिसेप्टर्स चले गए, लेकिन जो आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अभी फोर आर्म आपका कट गया है, लेकिन अभी आपका आर्म फिर भी है ना, और आर्म में वो नर्व्स स्टिल प्रेजेंट हैं जो कि सेंसेशन, वो जो पहले जो रिसेप्टर था उसकी सेंसेशन वो ब्रेन तक ले जाती थी। तो अगर वो आपका फोर आर्म चला गया, यदि आर्म के अभी वो नर्व को स्टिमुलेट करें, उसमें इम्पल्स अपन वहाँ उस नर्व के थ्रू इम्पल्स ब्रेन में भेजें, तो ब्रेन को लगेगा कि यार वो इम्पल्स मुझे वो कटे हुए हाथ से आ रही है। तो यही है फैंटम लिम्ब। फैंटम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो असली नहीं है, जो इमेजिन्ड है, वही है फैंटम लिम्ब। तो सेंसेशन परसीव्ड इन एन एम्पूटेटेड लिम्ब, मतलब आपका कोई कटा हुआ हाथ है, जैसे कोई बहुतों के हाथ कट जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार अभी भी मेरे वो कटे हुए हाथ में कोई खुजली मचा रहा है, फिर मेरे उस हाथ में दर्द हो रहा है ना। तो पेशेंट में फील पेन, इचिंग, टिंगलिंग और मूवमेंट। मैकेनिज्म क्या है, स्टम्प नर्व एंडिंग रिमेन्स एक्टिव। जो नर्व जो कट जाती हैं, जो जैसे हाथ, जहाँ तक हाथ काटा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो नर्व एंडिंग्स है वो फिर भी एक्टिव हैं। स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्टिकल सेंसरी मैप स्टिल रिप्रेजेंट लिम्ब। मतलब जहाँ वो ब्रेन तक जा रहा है ना वो स्टिमुलस, तो ब्रेन को लग रहा है यार वो रिसेप्टर से ही मुझे स्टिमुलस आ रहा है, मुझे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो रिसेप्टर ही कुछ ना कुछ परसीव कर रहा होगा। ब्रेन मिस इंटरप्रेट सिग्नल्स एज कमिंग फ्रॉम मिसिंग लिम्ब। तो ब्रेन को क्या लगता है कि मुझे सिग्नल आ रहा है तो वो रिसेप्टर से आ रहा होगा, ब्रेन को अभी ये नहीं पता, या फिर उसको अभी ये
उसको ये आइडिया नहीं है ब्रेन को कि यार मेरा हाथ कट गया, लेकिन उसको ये पता है कि ये नर्व आ रही है, इसमें स्टिमुलस आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, तो ज़रूर ये वो रिसेप्टर से आ रहा होगा। तो और अब फैंटम लिम्ब है, समझ आ गया कि ये इसमें पेन, अगर बहुत लोगों को फैंटम लिम्ब में पेन होता है, जैसे उनका कोई लोअर लेग कट गया है और पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि सर मेरा जो पैर कट गया ना उसमें दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर तो सुन के चकरा जाए, यार पैर है ही नहीं, उसमें दर्द कैसे हो रहा है। तो उसका यही है अपनी, उसके पीछे की फिजियोलॉजी की लॉ ऑफ प्रोजेक्शन होता है रिसेप्टर्स का। तो वो कैसे मेडिकेशन से ट्रीट होता है। और मिरर थेरेपी बहुत अजीब सी थेरेपी है, पता नहीं कितना काम करती, कितनी कारगर है, लेकिन फिर भी करते हैं डॉक्टर लोग। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर गाइस। अगर आपको ये समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो और आप अभी तक बने हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।